हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। कि मैंने बताया था पीछे क्लास में साइंस का डिफिनीशन, और साइंस को 3 पार्ट में बांटे थे। फिजिकल साइंस, जहाँ पे हमने बताया था अर्थ साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में ही लिखे थे, इसको बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हम बताए थे फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस और लाइफ साइंस में हम लोगों को पढ़ना था केवल फिजिकल साइंस हम लोगों को। और उस फिजिकल साइंस को मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग को तो यहाँ पढ़ना है केवल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री में शुरुआत में है, ध्यान दीजिए डिफिनीशन क्या है केमिस्ट्री का। तो बोला हूँ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विथ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with systematic study of matter and their composition, structure, properties and also their transformation। मतलब फिजिकल साइंस का वह पार्ट है जहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। किसका? तो मैटर का। पहले से मैटर का नाम जानते होंगे। मैटर मीन्स पदार्थ या वस्तु। तो हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं मैटर का, और उस मैटर के कंपोजिशन का, स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज का और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। फिर से समझ ले, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विथ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? केमिस्ट्री के नाम से। और केमिस्ट्री पार्ट है किसका? फिजिकल साइंस का। अब ये केमिस्ट्री फिर अपने आप को डिवाइड किया, सब डिवाइड किया कह सकते हैं कि केमिस्ट्री आया कहाँ से? फिजिकल साइंस से। अब फिजिकल साइंस से जो केमिस्ट्री आया, ये केमिस्ट्री फिर अपने को सब डिवाइड कर लिया, कुछ अलग अलग पार्ट बनाया। और केमिस्ट्री जब अपना पार्ट बनाया वो फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, बायो केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। यानी केमिस्ट्री फिर फर्दर अपने आप को 7 पार्ट में बांट लिया, मेनली 7 पार्ट में। क्या सब? तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ध्यान दीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री में बोला हूं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुणों का जहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, उसी को बोल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जहाँ भी हम लोग किसी पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं,
उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अनदर पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग जानते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, दैट मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्योंकि हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव में वही कंपाउंड आएगा जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब का स्टडी नहीं होगा। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर देखिएगा तो कार्बोनेट्स में कार्बन है, बाइकार्बोनेट्स में भी कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है। लेकिन इस सब का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेनली जो स्टडी करते हैं ना, वो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, ऐसे कंपाउंड का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत सारा कंपाउंड बना है, कार्बोनेट्स भी बना है, बाइकार्बोनेट्स भी बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड सब भी है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन उस सब का स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन का एक लाइन में कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन तो बोलिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है, ऐसा पार्ट है जहां पे हम मुख्य तौर पर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है उसका अध्ययन करेंगे। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनेगा। तो कोई पूछेगा आप कार्बोनेट्स का अध्ययन करिएगा, बोलेगा नहीं सर। बाइकार्बोनेट्स का नहीं सर। कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं सर। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं सर। तो बोलेगा फिर उसका अध्ययन, तो फिर उसका अध्ययन का ब्रांच है कि ये सब का अध्ययन कहाँ होगा, तो लिखा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, दियर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, आर के ऊपर में एन है, इसको रिएक्शन बोलेंगे, रिएक्शन। आर के ऊपर में एन है, इसको रिएक्शन बोलेंगे। पूरा लिख सकते हैं REACTION, संक्षेप में लिखना रहता है तो हम लोग आर के ऊपर में एन दे देते हैं, रिएक्शन। तो बोला हूं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, देयर रिएक्शन, देयर कंपाउंड, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, तो हाइड्रोकार्बन को छोड़ के कोई भी वो मेटल का कंपाउंड हो, नॉन मेटल का कंपाउंड हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड हो जाएगा, चाहे वो मेटल का हो, चाहे नॉन मेटल का हो, चाहे मेटलॉइड्स का हो, इससे मतलब नहीं है। बोला हूँ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट मेटल, नॉन मेटल्स, देयर रिएक्शन, देयर कंपाउंड, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, इसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे भैया हम लोग पहले से नाम सुन के आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, तब मजा आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। तो फोर्थ पार्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच टेस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, टेस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज नाउन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच टेस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट and the structure of the substances are studied is known as analytical chemistry। यानी केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहाँ पे केमिकल सब्सटेंस का टेस्ट किया जाएगा
और उसके स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाएगा। टेस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस आर स्टडीड। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। टेस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री फिर से सुन ले, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच टेस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। वन मोर, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with structure of soil, its fertility, types of soil, usage of chemical substances for conservation, nutrition and growth of the plants is called agricultural chemistry. Agricultural chemistry branch of chemistry which deals with structure of soil, its fertility, types of soil, usage of chemical substances for conservation, nutrition and growth of the plants is called agricultural chemistry. Agricultural chemistry होता है केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे बोलता है डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फर्टिलिटी के बारे में, सॉइल के टाइप के बारे में, और वो रासायनिक पदार्थ फॉर कंजर्वेशन न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट हो उसका जहाँ अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग करते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, इट्स फर्टिलिटी, टाइप्स ऑफ सॉइल, यूजेज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फॉर कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। वन मोर, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ सब्सटेंस प्रेजेंट इन plants as well as animal bodies and the chemical reaction which take place in their bodies is known as biochemistry. Biochemistry branch of chemistry which deals with the substance present in plants as well as animal bodies and the chemical reaction which take place in their bodies is known as biochemistry. Biochemistry branch of chemistry which deals with the substance present in plants as well as animal bodies and the chemical reaction which take place in their bodies is known as biochemistry. Last one, pharmaceutical chemistry. Pharmaceutical chemistry branch of chemistry in which we study about combination, production, analysis and properties of the chemical substance used in medicine is known as pharmaceutical chemistry. Pharmaceutical chemistry branch of chemistry in which we study about combination, production, analysis and properties of the chemical substance used in medicine is known as pharmaceutical chemistry. Pharmaceutical chemistry केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग देखते हैं combination, production, analysis and properties of the chemical substance used in medicine इज नॉन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ध्यान से सुने, केमिस्ट्री का हमने बताया 7 ब्रांच, और भी है लेकिन बस 7 ब्रांच जान लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का नाम बता दिए थे हिंदी में। एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषण रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कृषि रसायन, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री औषधीय रसायन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताया हूँ कि ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग रासायनिक पदार्थ या वस्तु का टेस्ट करते हैं और उसके संरचना के बारे में जानते हैं, उसी को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहता है कि ये रसायन शास्त्र का ऐसा भाग है जहाँ पे हम लोग जानते हैं मिट्टी के संरचना के बारे में, उसके उपजाऊ के बारे में, मिट्टी के टाइप के बारे में, और वो कौन से रासायनिक पदार्थ है जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाएंगे, उसके फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, उसको कंजर्व करेंगे, उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे जिससे पौधे में ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ होगा। तो इन सबों का जहाँ अध्ययन किया जाता है वो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहलाता है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बोलता है रसायन शास्त्र का ऐसा भाग जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ या वस्तु के बारे में जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अंदर हो, उनके शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है
उन सबों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बोला हूँ कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल बॉडीज एंड द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन दियर बॉडीज। यानी प्लांट्स और एनिमल बॉडीज के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनके रासायनिक अभिक्रिया करने से जो चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, इन सबों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लास्ट वन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, औषधीय रसायन। बोला गया है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन, एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन मेडिसिन इज नॉन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी ये रसायन शास्त्र का ऐसा भाग है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन, एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, यानी रासायनिक पदार्थ या वस्तु का समन्वय, उत्पत्ति, उसके विश्लेषण और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, जो यूज यहाँ किया जाता है मेडिसिन में, यानी औषधीय क्षेत्र में इनका यूज होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। रिपीट कर देता हूँ कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन, एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन मेडिसिन इज नॉन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आप लोग एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से पढ़ के। ध्यान दीजिए, तो इस सातों पार्ट में, सातों पार्ट मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, एग्रीकल्चरल, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस सातों में से हम लोग को पढ़ना है मात्र तीन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, अभी लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट जोड़ा है जेई में, ठीक है, लेकिन वो मेनली नहीं है, ठीक। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री तो पहले बता दिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का स्टडी होगा। फिजिकल केमिस्ट्री शुरुआत किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पढ़ेंगे, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी होगा। तो उसी मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आता है बच्चों के पास, कोई भी पूछ देता है एक जाना पहचाना क्वेश्चन कि बताओ एटम क्या है और एलिमेंट क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं एटम और एलिमेंट के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग संभवतः इस कंफ्यूजन को दूर कर ले कि एटम और एलिमेंट कोई पूछे तो उसे अच्छी तरह समझा सके कि एटम क्या है और एलिमेंट क्या है। इसलिए ध्यान से सुने, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिए, तब समझ में आएगा। एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। पदार्थ या वस्तु के सबसे छोटे कण को स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। पदार्थ या वस्तु के सबसे छोटे कण को हम एटम कहते हैं। सबसे छोटे कण को एटम। जरा ध्यान दीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एटम को। जैसे मान लीजिए अपने पास ये आयरन का टुकड़ा है, ये आयरन का एक टुकड़ा है, पीस है, आयरन का ये पीस है। मान लीजिए ये आयरन है और इस आयरन को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक किया, तो ये आयरन ब्रेक होने के बाद इस टुकड़े में बना, ठीक। ये सब टुकड़ा उसका जनरेट हुआ। इसमें से फिर एक टुकड़ा को मैंने देखा तो वो इस तरीका में टूटा, सब टुकड़ा इस तरीका में टूटा, मतलब सबको अलग अलग तोड़े तो ये छोटा बना। फिर इस छोटे टुकड़े को मैं तोड़ दिया तो ये छोटे टुकड़ा सपोज करिए इस तरीका में टूट गया, ये छोटा सा टुकड़ा बना। यानी एक आयरन का पहले बड़ा पीस था, उसको मैंने तोड़ के इस छोटे पीस में जनरेट किया। ये छोटे पीस में, या ऐसे समझ सकते हैं कि इस आयरन को पहले तोड़ के मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा और आसान हो जाए समझने में, ठीक है। अब मैं फिर इसको तोड़ के ये छोटा पीस बनाया, फिर इसको तोड़ के ये छोटा पीस बनाया, फिर इसको तोड़ के ये छोटा पीस बनाया। तो ये जो छोटा सा कण है, जहाँ से फिर वो डिवाइड नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, ये स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, इसी को हम लोग एटम कहते हैं। इसी को एटम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ या वस्तु के सबसे छोटे कण को, उसी को एटम कहते हैं। ध्यान दो कि ये जो था आयरन, ये भी एक पदार्थ था।
अभी हमने मैटर का डिफिनीशन नहीं दिया, दूंगा तो आराम से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन समझिए एटम में आयरन लिया हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। आपको मन करे सोडियम ले लीजिए, आयरन को हटा के ये सोडियम कर दीजिए, आपको उस सोडियम को हटा के मैग्नीशियम कर दीजिए, आप गोल्ड कर दीजिए, आप सिल्वर कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए। मान लीजिए ये आयरन का टुकड़ा है, इस आयरन के टुकड़े को मैंने तोड़ा और तोड़ के ये बड़ा बड़ा टुकड़ा बनाया, ये ऊपर वाला ये, और फिर बड़े बड़े टुकड़े को फिर छोटा छोटा में तोड़ दिए तो ये बना। इस टुकड़े को फिर से तोड़ के इस फॉर्म में जनरेट किया और इस फॉर्म में जनरेट करने का फिर इसको तोड़ के इस फॉर्म में लाया। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा जहाँ पे उसका ब्रेकडाउन बंद हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए उसका टूटना बंद हो गया, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा था इसका एक कण, इसी को हम लोग बोलते हैं एटम। इसी को क्या बोलते हैं? एटम। अब ध्यान दीजिए, एलिमेंट क्या बोल रहा हूं, तो ए बेसिक या प्योर बोलिए, ए बेसिक और प्योर सब्सटेंस दैट कांट बी सिंप्लीफाइड और डिवाइडेड। एक ऐसा बेसिक सब्सटेंस जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके, सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सके, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एलिमेंट। ए बेसिक और प्योर सब्सटेंस दैट कांट बी सिंप्लीफाइड और डिवाइडेड। एक ऐसा बेसिक या प्योर सब्सटेंस हो जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आपके मन में प्रॉब्लम हुआ होगा शुरू, सर यहाँ बोल दिए कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो आपने तो यहाँ डिवाइड कर दिया, आपने तो यहाँ डिवाइड कर दिया, जबकि बोलना है कि एलिमेंट को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तब ये एलिमेंट में, जैसे मैं एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ तो क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बोला एलिमेंट, तो मान लीजिए मैं लिखा हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन को H बोलते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, O से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, N से दिखाते हैं। ये सब एग्जाम्पल है एलिमेंट में। जैसे मान लीजिए कार्बन, C से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बोरॉन, B से दिखाते हैं, ETC। तो ये जो है ये क्या है? एलिमेंट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ETC, ये सब क्या है? एलिमेंट। और मैंने क्या बोला कि एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते हो, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हो, यानी उसका सरलीकरण संभव नहीं है। तुम बोलोगे सर इसका मतलब नहीं हुआ क्लियर एटम से। एटम से किस लिए क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि आपने बोला है स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का है। तो ये जो एटम है, ये एटम किसका है? आयरन का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बदल दिया, ध्यान दीजिएगा, ये जो एटम अभी बना है वो किसका बनाया है? आयरन का। और मान लीजिए यहाँ मैं कार्बन का ले लिया, ये ध्यान दीजिए समझाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ कार्बन का टुकड़ा लिया, कार्बन का पीस लिया और इसको तोड़ा तो ये मिला, ये मिला। फिर इसको तोड़ा तो ये मिला, फिर इसको तोड़ा तो देखिए ये मिला, इसको तोड़ा तो ये मिला। ध्यान दीजिए, फिर इसको तोड़ा तो ये मिला, ये मिला। देखिए गौर से, तो ये जो एटम है ये किसका है? कार्बन का। और ये जो एटम है वो किसका है? आयरन का। ये एटम किसका है? आयरन का। और ये एटम किसका है? कार्बन का। क्या ये एटम आयरन का है और ये एटम कार्बन का है? क्या दोनों सेम है? तो नहीं, दोनों अलग है। एक कार्बन का एटम है और एक आयरन का। यहां से इसका डिवीजन नहीं होगा, यानी ये एक दूसरे में मिक्स नहीं कर सकता है। ये कहने का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको सिंप्लीफाइड या डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं किया जा सके, दोनों अपना अलग अलग होगा। तो ये एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, इसी को हम लोग एटम भी कह देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन जब भी टूटेगा तो वो एलिमेंट जब भी टूटेगा हाइड्रोजन अपना एटम रखेगा ब्रेक करके। हाइड्रोजन का एलिमेंट जब ब्रेक होगा तो उसमें केवल हाइड्रोजन का एटम होगा। कार्बन जब भी ब्रेक होगा उसमें कार्बन का एटम होगा, कोई दूसरा एटम नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि बताया हूं नोट में कि एलिमेंट इज मेड ऑफ इंटायरली वन काइंड ऑफ एटम।
देखो यहाँ जो एलिमेंट है आयरन का वो इंटायरली बना है किससे, वन काइंड ऑफ एटम से, यानी ये जो एटम है वो किसका है, आयरन का। तो ये आयरन का पूरा एटम मिलाया तो ये क्या बना, एलिमेंट। यहाँ बोल रहा है एलिमेंट इज मेड ऑफ इंटायरली वन काइंड ऑफ एटम। यहाँ जो एटम बना कार्बन का, ये पूरा मिला दो तो यही तो कार्बन का एक एलिमेंट बन गया। लेकिन ये एटम है आयरन का और ये एटम है कार्बन का, क्या दोनों सेम है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, एक कार्बन का है, एक आयरन का है और एक कार्बन का है। तो नोट 2 में बताया हूँ, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट नोट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। यही बातों को कि दो अलग तरह के जो एटम होंगे, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट नोट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम, दो अलग तरह के जो एलिमेंट होंगे उसमें सेम काइंड के एटम नहीं होगा, सेम काइंड का एटम नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्बन का एटम है और यहाँ पर आयरन का एटम है, सेम काइंड का एटम नहीं है, एक में आयरन का है और एक में कार्बन का है। नेक्स्ट बताया कि एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आइदर इन द एटॉमिक फॉर्म और मोलिकुलर फॉर्म। एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है एटॉमिक फॉर्म में भी और मोलिकुलर फॉर्म में भी। एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है एटॉमिक फॉर्म में भी और मोलिकुलर फॉर्म में भी। जैसे ये ऑक्सीजन का जो एलिमेंट लिखे हैं पीरियोडिक टेबल में, इसी को कोई O2 भी लिखता है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्म है और ये उसका एलिमेंटल फॉर्म है। ये नाइट्रोजन जिसको कोई N2 भी लिख देता है, तो ये N2 लिख दिया तो ये इसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्म, और ये उसका एटॉमिक फॉर्म है। तो इसी को कोई एटम बोल देता है और इसी को कोई एलिमेंट बोल देता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का एटम है वो प्योर है, इसका डिवीजन संभव नहीं है। अब बोलेगा डिवीजन अगर करेंगे तो कितना भी करेगा तुम तो नाइट्रोजन का एटम मिलेगा ना, इसको अगर तोड़े हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन का ही एटम मिलेगा ना, अपने में प्योर रहेगा, उसमें कोई दूसरा मिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा है एलिमेंट इज मेड ऑफ इंटायरली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एक ही हुआ, कोई मॉलिक्यूल बोले कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोले, बात बराबर हुआ। अब ध्यान दीजिए क्या, तो टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली ज्वाइंट टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा सेम काइंड ऑफ एटम को रासायनिक रूप से जोड़ दो, उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम दैट आर केमिकली ज्वाइंट टुगेदर कॉल्ड मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम, लेकिन होना चाहिए किसका, सेम काइंड ऑफ एटम का, सेम काइंड ऑफ एटम का। जैसे ध्यान दीजिए ये H और H दोनों को जोड़ दिए H2 रहा, तो यहाँ H का जो सबसे छोटा कण होगा वो एटम होगा, तो ये H का है ना, और ये भी किसका है, H का। या H क्या था, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के एटम को जोड़ दो, ये H2 बन गया। तो ये हाइड्रोजन सेम काइंड का एटम प्रोड्यूस करेगा आपस में, ये हाइड्रोजन आपस में सेम काइंड का, मतलब इस हाइड्रोजन एलिमेंट को जब तोड़ेंगे तो उसका जो सबसे छोटा कण होगा वो एटम होगा, और इस हाइड्रोजन को जो तोड़ेंगे उसका जो सबसे छोटा कण होगा एटम होगा। ये रासायनिक रूप से जुड़ गया, H+H बन गया H2, तो ये H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, लेकिन है क्या, तो सेम काइंड ऑफ एटम को रखता है। जैसे O+O को जोड़ दो, क्या हो गया, O2, क्या हो गया, O2। तो ये ऑक्सीजन का एटम प्रोड्यूस करेगा और ये अलग ऑक्सीजन का एटम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दोनों को जोड़ दो रासायनिक रूप से बन गया O2। जैसे यहां ध्यान दो, Cl+Cl बन गया Cl2। सिमिलरली वही बात हो रही है कि यहाँ क्लोरीन का एटम, यहाँ भी क्लोरीन का एटम, सेम काइंड ऑफ एटम प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ ध्यान दो, F+F बन गया F2 etc। तो बोला हूँ टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम दैट आर केमिकली ज्वाइंट टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा सेम काइंड ऑफ एटम को रासायनिक रूप से जोड़ दिया जाए, वो क्या बन जाएगा, एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सेम काइंड ऑफ एटम को, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसका एटम और इसका एटम सेम काइंड का प्रोड्यूस होगा, तो ये बोल दिया जाएगा दोनों को जोड़ के एलिमेंट यानी मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम प्रोड्यूस कर देगा, दोनों को जोड़ देंगे बन गया O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल। ये Cl+Cl दोनों को जोड़ दिए बन गया Cl2,
मॉलिक्यूल बोलो या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलो, लेकिन सेम काइंड ऑफ एटम से प्रोड्यूस हुआ है। ये F प्लस F दोनों को जोड़ दो, F2 हो गया। तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, लेकिन प्रोड्यूस किससे हुआ है? सेम काइंड ऑफ एटम से। कि यहाँ पर फ्लोरीन का एटम सेम होगा, यहाँ पर फ्लोरीन का एटम सेम होगा। लेकिन कंपाउंड में देखो क्या बोल रहा हूँ, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्या डिफिनेशन दिया हूँ? तो ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हो, यानी एटम का टाइप बदल जाए। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एक साथ जाके जुड़ जाएगा। तुम बोलोगे सर जैसे, तो जैसे देखो H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे देखो C6H12O6, क्या सेम काइंड ऑफ एटम यहाँ पर है? तो नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है। ये ध्यान दीजिए, ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अलग अलग एलिमेंट है, यानी तीनों का जो एटम प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग होगा। तो ये हो गया कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम को रखेगा। तो यहाँ पर तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, अलग अलग है। जैसे ध्यान दो H2SO4, ध्यान दो H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, अलग अलग तरह के एटम हैं, अलग अलग तरह के एटम से मिलके बने हैं, हाइड्रोजन से भी बने हैं, सल्फर से भी, ऑक्सीजन से भी। तो बोला हूँ किसको? कंपाउंड, ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, अलग अलग तरह के एटम को अगर जोड़ दोगे, अलग अलग प्रकार के एटम को, तो वो बन जाएगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे ध्यान दीजिए NaCl, ये यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों का अलग अलग एटम प्रोड्यूस होगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग लिख सकते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग है, कैल्शियम का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग एटम होगा, लेकिन सब मिलके जुड़ गया एक साथ रासायनिक रूप से जुड़ गया है, तो ये बन गया कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो जब एक से अलग तरह के एटम को जोड़ा जाए, एक से अलग तरह के एटम को, यानी मोर देन वन काइंड ऑफ एटम को लाके जोड़ दो, अगर एक से ज्यादा प्रकार के एटम को लाके जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और एक ही तरह के एटम को लाके जोड़ो तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मैं अभी एग्जाम्पल बता के सारे को क्लियर कर दूंगा आपको पहचानने के लिए। देखिए आपके सामने मैं बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, इसके मदद से हम निश्चित रूप से एटम और एलिमेंट सब समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सब्सटेंस लिखा हूँ, एटॉमिक, प्योर एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। सब्सटेंस है, एटॉमिक है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है। तो ये देखिए सबसे लिखा हूँ सब्सटेंस में एनी का नाम है नियॉन। अब बोल रहा हूँ नियॉन, तो ध्यान दीजिए अगर ये नियॉन है तो मान लीजिए ये नियॉन का टुकड़ा हुआ। अब इस टुकड़े को मैं बड़ा सा टुकड़ा था तोड़ दिया, ठीक है। इसको फिर से तोड़ा, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से तोड़ा, इसको फिर से तोड़ा, तो ये जो हुआ ये क्या हुआ? एटम। ध्यान दीजिए एटम, ये छोटा सा टुकड़ा, तो ये नियॉन का प्योर है ना, प्योर एटम है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए नियॉन का ये प्योर एटम है, तो ये नियॉन का प्योर एटम है, तो ये नियॉन का प्योर क्या है? एलिमेंट। ये नियॉन का प्योर क्या है? एलिमेंट, प्योर एलिमेंट। क्योंकि यहाँ जो मिला एटम वो नियॉन का प्योर एटम मिला, छोटा सा टुकड़ा, और ये नियॉन का क्या हुआ? प्योर एलिमेंट। इसका मतलब नियॉन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में भी रह सकता है और एलिमेंटल फॉर्म में भी रह सकता है, लेकिन प्योर एलिमेंटल फॉर्म में। मॉलिक्यूल नहीं बन सकता है नियॉन, कंपाउंड नहीं बन सकता है नियॉन। लेकिन H2 को देखें, H2 को तो H2 के बारे में कोई बोले क्या वो एटम होगा यानी एटॉमिक होगा? तो नहीं, H2 एटॉमिक नहीं होगा, क्योंकि H प्लस H को जोड़ के H2 बना।
H प्लस H को जोड़ के H2 बना। और ये H2 जो है ये क्या है उसका, तो ध्यान दीजिए, ये इसका ध्यान दीजिए, एलिमेंट प्योर रहेगा, प्योर एलिमेंट है, लेकिन ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो प्योर एलिमेंट है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एटम आया होगा और यहाँ हाइड्रोजन का एटम दोनों को जोड़ दिया होगा, H2 बना होगा। तो ये एटॉमिक तो नहीं है, एटॉमिक नहीं है, लेकिन प्योर एलिमेंट है। मॉलिक्यूल्स हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल सब एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एटम को जोड़ा गया है, 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एटम को। लेकिन H2O को देख लीजिए, ध्यान दीजिए, H2O में, तो ये जो H2O है ये कैसे हुआ होगा, H2 और O को मिलाने से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट आया होगा और ये ऑक्सीजन का, तो ये H2O कंपाउंड है, ध्यान दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या वो प्योर एलिमेंट के मिलने से बना है, तो नो। क्या वो एटॉमिक के मिलने से बना है, नहीं, वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड मिल गया। यानी H2 उसका मॉलिक्यूल था और O2 मिलाए होंगे, वो दोनों मिल के बना दिया होगा H2O। अनदर देखिए CO2, तो यही बात, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंपाउंड है, लेकिन प्योर एलिमेंट नहीं है, ना ही एटॉमिक है। ध्यान दीजिए NH3, ध्यान दीजिए NH3, बोर्ड पर ध्यान देके NH3 समझिए, खुद से वीडियो को पॉज करके देखिए कि मैं क्या बना रहा हूँ, आप देख के मिला लीजिए। मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, ये एटम प्योर एलिमेंट और एटॉमिक नहीं है। लेकिन F2 को देख लीजिए, फिर F2 को, एटॉमिक है, प्योर एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, कंपाउंड नहीं है। सॉरी, ये F2 एटॉमिक नहीं है, प्योर एलिमेंट है और मॉलिक्यूल्स है। O2 एटॉमिक नहीं है, प्योर एलिमेंट है और मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड नहीं है। तो इस तरीक़ा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं प्रयास किया हूँ एक समझाने का कि एटॉमिक, प्योर एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इस सब के बारे में और भी चीज़ सिखाना है आगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जुड़े रहें, क्योंकि आपको हमेशा जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जहां कहीं डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं 1 सेकेंड क्लियर कर दूंगा। और धीरे धीरे हम लोग की तैयारी शुरू होगी, इसलिए रेगुलर जुड़ के रहना है, रोज़ वीडियो देखना है बिना स्किप किए, पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। पहले बोला है कि सीखने का विषय समझना है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को बीच में बताइएगा कि इस चैनल से पढ़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, फ़ायदा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।